सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। पौधा ग्रुप ऑफ एजुकेशन लक्ष्मणगढ़ दिल्ली के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन। प्रिय मित्रों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हिंदी साहित्य से संबंधित है और बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के हिंदी साहित्य की जो सिलेबस पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में छायावाद बिंदु है। तो उस छायावाद हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम छायावाद जो युग रहा है, छायावाद लेखन जो काल रहा है छायावाद का, छायावाद साहित्य लेखन की जो विधा रही है उस विधा के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सारे विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान लगाकर इस टॉपिक को समझेंगे। बात शुरू करें। छायावाद क्या है? छायावाद नाम से पता चल रहा है छायावाद। छाया यानी कृति की अनुकृति, वास्तविक वस्तु की छाया, कृति की अनुकृति, लेकिन जो कि तुम उसी के समान। अगर हम किसी वास्तविक वस्तु या स्थिति की अगर कोई व्यंजना में बात करें, एक तो सामान्य रूप से बात को कह देना और एक उसी बात को व्यंजना में कह देना, यही छायावाद है। तो छायावाद सर्वप्रथम देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन 1929 में किया था। तो उसमें जो नामकरण पद्धति है, नामकरण पद्धति में हिंदी साहित्य इतिहास को 4 मूल खंडों में बांटा था, है ना। तो उसमें उन्होंने 4 मूल खंडों में बांटा था, है ना। तो ये कहेंगे कि सर्वप्रथम आदिकाल था, पूर्व मध्यकाल था, उत्तर मध्यकाल था, ठीक है ना, और आधुनिक काल था। कहने का मतलब है आदिकाल था, भक्ति काल था, रीति काल था, आधुनिक काल था। आधुनिक काल 1900 से आज तक में आता है और 1900 के आज तक का जो समय सीमा है इसके बीच अनेक छोटे छोटे वाद, अनेक छोटे छोटे हिंदी के युग चले। उन छोटे छोटे युगों में प्रमुख रूप से एक युग चला था लेखन का, वो था छायावाद। छायावाद, तो सामान्य तौर पर अगर छायावाद को हम इसका अर्थ और परिभाषा समझने से पूर्व इसकी पूर्व पीठिका पर प्रकाश डालेंगे। तो छायावाद यानी आधुनिक काल में, आधुनिक काल जो आधुनिक काल रहा हिंदी साहित्य रचना का, आधुनिक काल में इसका मतलब होता है 1900 से 1900 से आज तक में आता है, ठीक है ना, आज तक में। अब ये जो बीच में आज तक की जो समय सीमा है ये, इसमें कई युग चले हिंदी के, कई युग चले। एक तो पुनर्जागरण काल चला था, है ना, और पुनर्जागरण काल के बाद एक नवलेखन काल चला था, पुनर्जागरण काल था, सुधार काल चला था, छायावाद चला था, उत्तर छायावाद चला था, नवलेखन काल चला था। तो छायावाद की स्थिति लगभग मानी जाती है, लगभग छायावाद की जो समय सीमा मानी जाती है 1918 से 1938 का, इसकी समय सीमा ये मानी जाती है लगभग 1918 से 1938 तक छायावाद का युग रहा। ये समय सीमा छायावाद की रही, ऐसा माना जाता है। सब निष्कर्षों से निकलकर ये समय सीमा जो आती है ये छायावाद के युग की रही है। यानी इन 20 वर्षों में छायावाद लेखन चला था, छायावाद से संबंधित कविताओं का दौर चला था और इसके प्रमुख जो स्तंभ थे 4, वो थे निराला जी, निराला, दूसरा है पंत, तीसरा है प्रसाद और उसके बाद चौथा है महादेव।
चार रचनाकारों, चार महान साहित्यकारों ने छायावाद का जो युग था, छायावाद की जो शैली में काव्य रचना की, इन्होंने इसकी आधारशिला रखी और इन चारों कवियों ने अपने अपने यानी छायावाद शैली में बहुत सारा साहित्य लिखा, अपनी काव्य रचनाएं लिखी। तो हिंदी साहित्य में ये छायावाद के चार मूल स्तंभ कहे जाते हैं, है ना। छायावाद से कुछ ऊपर, छायावाद के बाद भी कुछ कालांतर में रचनाएं लिखी गई, लेकिन जो मूल रूप से जो रचनाएं निराला पांकर प्रसाद और माधवी जी ने लिखी, वो मूल रूप से छायावाद शैली में लिखी गई, छायावाद पद्धति में लिखी गई, है ना। तो कहने का मतलब है कि छायावाद में जो काल रहा है लगभग 1918 से 1938 ईस्वी तक रहा है, जो 20 वर्ष की इस कालखंड में छायावाद की रचना सबसे अधिक रही है। शुक्ल जी ने जो छायावाद का प्रारंभ माना है वो 1918 से ही माना है। रामचंद्र शुक्ल जी है, उन्होंने छायावाद का जो प्रारंभ है वो 1918 से ही लगभग माना है। और 1918 से ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद, लगभग इन तीनों कवियों ने भी 1918 से ही लगभग छायावाद में लिखना शुरू किया था, ठीक है ना। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद अब छायावाद की जो प्रथम रचना अगर हम देखते हैं हिंदी साहित्य में, तो प्रसाद जी की, वो निराला जी की जूही की कली आती है। 1916 में एक काव्य रचना आई थी जूही की कली, जूही की कली, जूही की कली, जो निराला जी द्वारा लिखी गई, है ना। जूही की कली जो निराला जी के द्वारा लिखी गई जूही की कली, ये हिंदी साहित्य की प्रथम छायावादी रचना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे प्रथम छायावाद, प्रथम छाया का आविष्कार माना, आविष्कार, छायावाद का प्रथम आविष्कार, प्रथम छायावाद का आविष्कार, यानी छायावाद का जो प्रथम आविष्कार है वो जूही की कली नामक कृति को माना, रचना को माना, जो निराला जी द्वारा लिखी गई। इसलिए हिंदी साहित्य में अगर ये प्रश्न आपको सामान्य जानकारी के रूप में भी याद रखना है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है कि छायावाद का आविष्कार के रूप में जो प्रथम रचना वो कौन सी थी? जूही की कली। किसके द्वारा लिखी गई? निराला के द्वारा, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। ये 1916 में प्रकाशित हुई थी, तो इसको जूही की कली 1916 में। एक रचना होता है कि झरना, झरना। अब ये झरना किसकी थी? प्रसाद। एक बात मैं आपको बता दूं, झरना 1918 में लिखी गई थी। सॉरी, गलती के लिए क्षमा, क्योंकि 1916 में जूही की कली रचना आई तो थी निराला जी के द्वारा, लेकिन प्रथम प्रयोगशाला की छायावाद की प्रथम आविष्कार नहीं माना गया इसको। नंद दुलार वाजपेयी के द्वारा वो माना गया था झरना को, यानी नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा, वाजपेयी के अनुसार झरना को, जो प्रसाद की 1918 में जो कृति आई थी झरना, इसको छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना, यानी छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम
आविष्कार, तो ये बात ध्यान रखो। जब जूही की कली को इसके साथ इसकी जो वाक्य थी वो सही नहीं था, गलती से ऐसा हो गया, तो आप मैं सुधार करता हूँ, आप भी सुधार कर रहे, क्योंकि ऐसा नहीं था। जूही की कली ये प्रथम 1916 में प्रकाशित हुई थी, रचना निराला जी की थी। इसमें भी छायावाद की शैली में ही लिखी गई, लेकिन उसके बाद जो झरना कृति आई प्रसाद के द्वारा 1918 में, तो झरना कृति को जब पढ़ा गया तो झरना कृति को पढ़कर डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा कि ये जो झरना कृति है प्रसाद द्वारा लिखी थी, ये वास्तव में उत्तम छायावाद कृति है, छायावाद की बहुत अच्छी कृति लिखी गई है। इससे प्रभावित होकर उन्होंने इस पुस्तक के लिए कहा गया कि छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार है तो वो झरना काव्य है। क्या है? झरना काव्य है। तो ये थोड़ा सुधार करके याद रखें। अब देखो, इसी प्रकार छायावाद की कृति और आई थी 1935 से 36 तक ये वैभव काल रहा, वैभव काल रहा। ये किसका वैभव काल रहा? छायावाद का। ये छायावाद का वैभव काल रहा। कौन सा? 1935 से 1936 की एक वर्ष। और इसी काल में जयशंकर प्रसाद की एक महान कृति, महाकाव्यात्मक कृति प्रकट हुई थी, जो आज भी हिंदी साहित्य में अपना बड़ा योगदान रखती है। हिंदी साहित्य में अपना बहुत बड़ा योगदान रखती है। हिंदी साहित्य की वो आधार भूमि है, हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होती है वो महाकाव्य, जिसका नाम है कामायनी। 1935 में कामायनी एक महाकाव्य लिखा गया 1935 में, यानी जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। वो महाकाव्य था कामायनी। इसको लिखा था जयशंकर प्रसाद ने कामायनी को लिखा, जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। इसको भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप अपनी जनरल नॉलेज को भी अपडेट करते चलें और विषय को भी पढ़ते चलें, है ना। अपने जो अकादमिक शिक्षा है उसको बहुत पढ़ना ही है, उसके साथ छोटे छोटे प्रश्न हमें इनको भी याद रखना है। तो इस तरह हमने देखा कि 1948 से चलकर 1938 तक का जो सफर है वो हमने 1936 तक का जो सफर था ये वैभव काल था। इसमें श्रेष्ठ छायावादी रचनाएं लिखी गई थी, अधिक से अधिक छायावादी रचनाएं लिखी गई। इसलिए इस साल को, इस समय को छायावाद को वैभव काल कहा जाता है। इसलिए अगर इन सब निष्कर्षों को निकाला जाए, निष्कर्षों को देखा जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि छायावाद की जो सीमा है वो लगभग 1938 तक मानी जाती है। वो कितनी मानी जाती है? 1938 तक। छायावाद की जो रचना है वो लगभग 1938 तक मानी जाती है। ये हमें याद रखना है। 1918 से 1900 से क्या हुआ कि 1918 से 1938 तक ये जो समय सीमा है ये छायावाद की है ना, उसको हमें ध्यान रखना है। इसमें अनेक कवि हुए और मूल रूप से तो निराला जी, पंत जी, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, ये चार आधारभूत जो कवि हैं छायावाद के, इन्होंने सर्वप्रथम छायावाद में बहुत साहित्य लिखा, बहुत कविता लिखी, है ना, अच्छी अच्छी कविता सृजन किया था इस युग में। तो इनकी कविताओं का आधार बनाकर एक नया युग चल पड़ा छायावाद का। ठीक है ना। अब हम आते हैं इसके अर्थ में। छायावाद का अर्थ क्या है? छायावाद का अब यानी छायावाद, छाया
वाद का अर्थ क्या है? मैंने आपको बताया ये शब्द छाया से बना है। किससे बना है? छाया से, प्रतिबिंब से, प्रतिबिंब से बना है। मूल वस्तु की अनुकृति, मूल वस्तु की परछाई, छाया, प्रतिबिंब उसका, है ना। तो कहने का मतलब है कि इससे पहले जो साहित्य लिखा जा रहा था, गद्यात्मक साहित्य था, ऐतुकात्मक साहित्य था, मुक्त छंद की रचनाएं जो लिखी जा रही थी, उनको लोग पढ़कर नीरस हुए जा रहे थे। उन कविता में सपाटता अधिक थी, है, और शब्दों की क्लिष्टता, है ना, और ऐतुकांत रचनाएं जो कहीं न कहीं हमारे मन में नीरसता का बोध करा रही थी। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए छायावाद में जो कवि हैं, उन्होंने सर्वप्रथम ऐसी रचनाएं लिखी जो यथार्थवाद से दूर होकर मूल वस्तु को ध्यान में रखकर उनकी छाया, उनकी कोमल परछाई को व्यंजित करना, यानी मूल बात को व्यंजना में कहना। ये सुनहरी बात, सरल और सुबोध और सुरम्य शैली कही जा सकती है। इस तरह बात को कहने का जो चलन हुआ वो छायावाद हुआ। और इसका अगर एक शब्द में अगर हम व्याख्या करें तो वो है रहस्यवाद। क्या है? रहस्यवाद। रहस्यवाद, छायावाद का मतलब रहस्यवाद भी है। इसमें रहस्य होता है। कोई कवि अपनी कविता को लिखता है, वो किस विषय को आधार बनाकर लिखता है, उस कविता का मूल विषय क्या है, उस मूल विषय के अंतर्गत क्या उसका अर्थबोध, क्या उसकी व्यंजना निकलती है, वो किस किस क्षेत्र में वो व्यंजित होता है, तो ये उसका रहस्य है। महादेव वर्मा की जितनी भी रचना है वो सारी रहस्यवाद में लिखी गई है, यानी सारी रचनाओं में रहस्य होता है। मैं नीर भरी दुख की बदली, अपने आप को यहाँ रहस्य और करुणा से किया गया है। तो यानी छायावाद को एक तरीके से रहस्यवाद भी कहा जा सकता है। अब देखते हैं, सर्वप्रथम तो हमने देखते हैं कि 1929 तक छायावाद जो शब्द है अस्पष्ट रहा। कोई समझ नहीं पा रहा था कि जो शब्द चल रहा है छायावाद ये है क्या, ये स्पष्ट, इसकी कोई व्याख्या स्पष्ट नहीं थी, न इसकी कोई परिभाषा होती। ये बस कानों में सुनाई जरूर दे रहा था, सबको पता चल रहा था हिंदी में कि छायावाद, ना तो इसमें कुछ रचनाएं लिखी गई विभिन्न कवियों द्वारा, लेकिन वो रचनाओं को आधार बनाकर इसकी मूल व्याख्या अभी तक अस्पष्ट थी। इसका मूल अर्थ और इसका जो भाव है वो अस्पष्ट था 1929 तक, है ना। लेकिन 1929 के बाद जब कामायनी जैसी रचनाएं आई हमारे सामने, तो लोगों ने जब कामायनी को पढ़ाया तो सहर्ष उस रचना को ग्रहण कर लिया और मन मस्तिष्क पर बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर भावों के साथ वो हृदयंगम हो गई थी। तो इसलिए फिर स्पष्ट समझ में आ गया कि जो ये छायावाद की जो शैली है, पद्धति है, ये एक रहस्यमय शैली है ना। इस बात को हम देखते हैं। अब देखिए इस शैली में क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी छायावाद आखिर में होता क्या है, तो इसमें देखो प्रतीकात्मकता, यानी ये जो रचनाएं लिखी जाती है प्रतीकों के माध्यम से, इसमें प्रतीकों का बहुत ही प्रयोग होता है। प्रतीकात्मक, है ना, बिंबात्मक, प्रतीकात्मक, बिंबात्मक, लाक्षणिक, प्रतीकात्मक, बिंबात्मक, लाक्षणिक और रहस्य प्रदान और रहस्य प्रधान रचनाओं की बाहुल्यता, है ना। तो ये क्या है, ऐसी
जो रचनाएं हैं प्रतीकात्मक, जिसमें प्रतीकों के माध्यम से बात को स्पष्ट किया गया हो, बिंबों के माध्यम से यानी बिंबात्मक चित्रात्मक वाक्य शैली, लाक्षणिक जिसमें काव्यशास्त्र के जो नियम है उनमें सभी काव्य के लक्षणों को स्पष्ट किया गया हो, जो रहस्यमय हो, है ना, ऐसी शैली में रचनाएं लिखी गई हो, ऐसी प्रतीकों, बिंबों, लाक्षणिक और रहस्यों की जो लक्षणों से जो प्रधान रचनाओं की जो बहुलता है, ऐसी रचनाओं को छायावाद की श्रेणी में रखा गया। ऐसी रचनाओं को किस श्रेणी में रखा गया? छायावाद की श्रेणी में। तो हम देखते हैं ऐसी रचनाओं को छायावाद की श्रेणी में रखा गया। अब देखो, जब इस तरह की रचनाएं लिखी जाने लगी, बिंबात्मक रचनाएं लिखी जाने लगी, लाक्षणिक रचनाएं लिखी जाने लगी, तो ये इस तरह की जो रचनाएं प्रतीकों में बात जब कही जाती है तो वो ज्यादा प्रभावी और असरकारक होती है और सुनने में, पढ़ने में सुमधुर लगती है, अच्छी लगती है। बिंबात्मक, बिंबों के रूप में अगर काव्य रचनाओं में जब बिंबों का प्रयोग किया जाता है तो जो हमारी काव्य भाषा है, हमारी जो रचना है वो चित्रात्मक हो जाती है ना। हमारे पढ़ते समय पाठक जब उसको सुनता है या पढ़ता है तो उसके सामने एक दृश्य उत्पन्न हो जाता है ना। उस शब्द में एक चित्र हमारे मन मस्तिष्क के चारों ओर मरने लगता है, तो यानी वो चित्रात्मक हो जाती है। तो जब कोई वस्तु इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि उसके चित्र हमें दिखने लगते हैं, शब्द पढ़ते ही चित्र भरने लग जाए, तो वो बिंब वो मन मस्तिष्क पर ज्यादा गहराई यानी ज्यादा प्रभाव डालता है। लाक्षणिक है ना, जितने भी अभिधा, व्यंजना और काव्य शास्त्र के जितने भी लक्षण हैं, लक्षण ग्रंथ जो भी काव्य शास्त्र के लक्षण हैं, उन लाक्षणिकता में रस, अलंकार, छंद, इनमें, इन रचनाओं में जितने भी हैं, और रहस्य प्रदान और कविताएं रहस्यात्मक हो, जिसको पढ़ने से एक अलग ही लोक का आभास होता हो, अलौकिक आनंद की उत्पत्ति हो, है ना। ऐसी रचनाएं जब लिखी गई हैं तो वो रचनाएं किसको सिद्ध करती है? छायावाद को सिद्ध करती है। किसको सिद्ध करती है? छायावाद को सिद्ध करती है, समझे। वो रचना हमेशा छायावाद को ही सिद्ध करेगी। अब देखिए, ये तो हमने छायावाद के जो समझ सीमा है, छायावाद किसको कहते हैं, इसका अर्थ है, ये समझ गए। अब आते हैं कि वास्तव में छायावाद को और स्पष्ट करने के लिए हमारे कुछ आचार्य, हिंदी के आचार्य जो हुए हैं, विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने तरीके से उसको परिभाषित किया। देखते हैं कुछ विद्वानों की परिभाषा हम देखते हैं, है ना। हाँ, परिभाषा है। परिभाषाएं परिभाषा नंबर 1 पर हम देखते हैं, मान लो नंबर 1 पर हम देखते हैं रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने क्या परिभाषा दी है, ये देखते हैं। वो कहते हैं कि छायावाद शब्द दो अर्थों में, छायावाद शब्द को दो अर्थों में समझना चाहिए। वो कहते हैं कि छायावाद शब्द को दो अर्थों में समझना चाहिए, यानी समझना चाहिए। अब क्या है, पहला अर्थ क्या है, दूसरा अर्थ क्या है, ये देखते हैं। समझना चाहिए, ठीक है ना। अब पहला दूसरा अर्थ क्या है? एक तो रहस्यवाद के अर्थ में उन्होंने कहा कि एक तो रहस्य
रहस्यवाद के अर्थ में, रहस्यवाद के अर्थ में। दूसरा शैली या पद्धति के अर्थ में। रहस्यवाद के अर्थ में जिसका संबंध काव्य शास्त्र से, काव्य वस्तु से होता है, जिसका संबंध किससे होता है, काव्य वस्तु से। अर्थ में यहां ऐसे देखेंगे, जिसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। दूसरा यानी शैली, काव्य शैली, काव्य शैली या पद्धति, पद्धति से है, पद्धति से। तो रामचंद्र शुक्ल ने ये कुछ बातें कही, उन्होंने अपनी परिभाषा में छायावाद को किस तरह व्यक्त किया। वो कहते हैं कि छायावाद शब्द को दो अर्थों में समझना चाहिए। क्या? एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, रहस्यवाद नंबर एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, है ना, जिसका किससे संबंध होता है, काव्य वस्तु से, जिसका काव्य वस्तु से संबंध होता है। दूसरा वो कहते हैं कि काव्य शैली, दूसरा अगर अर्थ है वो दूसरे छायावाद का जो दूसरा अर्थ है उस अर्थ में समझना चाहिए, काव्य शैली या पद्धति के अर्थ में भी उसको समझना चाहिए। तो देखिए तो कहते हैं कि जहां रहस्यवाद को प्रकट करने वाली रचना हो और वो इस तरह रहस्यवाद को प्रकट करती हो कि वो एक अलग जो पूर्व में लिखी जाने वाली जो काव्य शैलियां हैं, काव्य पद्धतियां हैं, है ना, मुख्य छंद की एतुकात रचनाएं, गंभीर रचनाएं छंदों में, है ना, तो इस तरह की काव्य शैली से हटकर परे एक ऐसी सरस शैली, काव्य शैली जिसमें एक रहस्यात्मकता प्रकट हो, एक बात को व्यंजनात्मक तरीके से कहा गया हो, है ना, वो शैली मधुर लगे, पढ़ने में सुरुचिपूर्ण हो, है ना, तो ऐसी शैली में और जिसमें रहस्य के गुण प्रकट होते हो, ऐसी अगर कृति हो, ऐसी रचना है तो वो रहस्यवाद को प्रकट करती है, उसमें रहस्यवाद के गुण होते हैं। रामचंद्र शुक्ल ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। कुछ विद्वान उन्होंने ऐसा कहा, तो एक दूसरे विद्वान आए थे रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा कहते हैं, वो क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं वो। देखिए क्या कहते हैं रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य में छायावाद को लेकर क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है। वो कहते हैं कि परमात्मा की छाया जब आत्मा, परमात्मा की छाया आत्मा में, वो कहते हैं कि भाई परमात्मा की छाया आत्मा में आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में
में पड़ने लगती है, पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। छायावाद की सृष्टि होती है। अब देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की छायावाद के परिप्रेक्ष्य में, है ना, उन्होंने क्या परिभाषा दी है? परमात्मा की छाया आत्मा में। देखो कितने सुंदर शब्दों में इन्होंने समझाया। परमात्मा की छाया आत्मा में, इसका मतलब क्या है? ईश्वर की जो छाया है, आध्यात्मिक छाया, जब हम सामान्य मनुष्य पर पड़े, क्योंकि हम ये अनुभूत करते हैं कि ईश्वर हम जैसा ही है, उसके भी उसकी जो बनावट है, उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो है वो हम जैसे ईश्वर दिखते हैं, है ना। जब लेकिन उनको जो गुणों की, उनकी जो विशेषता है, ईश्वर में जो गुण है, जो विशेषता है, उसमें जो अच्छाई है, जो उसमें प्रभावशीलता है ना, अगर वही चीजें एक सामान्य मनुष्य पर पड़े, यानी परम ईश्वर की छाया जब परमात्मा पर पड़ने लगे, यानी परमात्मा में परमात्मा की छाया जब आत्मा पर पड़ने लगे, यानी ईश्वर के जो गुण हैं वो आत्मा में दिखाई देने लगे, ठीक है। ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय रहस्य जब आत्मा में प्रकट होने लगे, या आत्मा की छाया जब परमात्मा में पड़ने लगे, या सामान्य आत्मा की जब छाया परम ईश्वर में भी दिखाई देने लगे, कहने का मतलब यानी उत्कृष्ट गुण, एक सामान्य गुण, एक उत्कृष्ट गुण, इनका आदान प्रदान जब होने लगे, है ना, तब छायावाद की सृष्टि होने लगती है। तब छायावाद की सृष्टि होने लगती है। कहने मतलब परमात्मा की छाया आत्मा में, यानी आत्मा को परमात्मा मान लिया जाए, या परमात्मा को आत्मा मान लिया जाए, तो उसमें सृष्टि, छायावाद की सुंदर सृष्टि होने लगती है। तो ये सुंदर परिभाषा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दी। अब इसके बाद एक विद्वान और आते हैं, वो कहते हैं नंदुलारी वाजपेयी जी। उन्होंने भी कहा है कि मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव, मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में, छोटे और व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव छायावाद की सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है। उन्होंने कहा है कि मानव तथा